दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट डज एक्रोनियम नेविक स्टैंड फॉर? नेविक की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये नेविक है क्या, तो उसके लिए थोड़ा सा हम डाइवर्ट होंगे और हम चलेंगे आपको एडिशनल जानकारी देने के लिए। दोस्तों जब भी हम ट्रैवल करते हैं आप लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जीपीएस सिस्टम जो है वो यूएसए द्वारा डेवलप किया गया है। ये नेविगेशन सिस्टम जो है यूएसए द्वारा किया गया था। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन का जो नेविगेशन सिस्टम है वो गैलीलियो है। रशिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम ग्लोनास है। और इसी तरह से चाइना चाइना का जो नेविगेशन सिस्टम है उस सिस्टम का नाम है बाइड्यू। क्लियर? अब इंडिया पांचवा ऐसा देश बन जाएगा जिसका अपना एक नेविगेशन सिस्टम होगा और इसके लिए नेविक जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और इंडिया का टारगेट 2026 तक अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप करने का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम होगा वो होगा IRNSS, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि इंडिया का जो टारगेट है वो 2026 तक का है। 2026 में हम पांचवा ऐसे देश बन जाएंगे जिसका अपना एक नेविगेशन सिस्टम होगा। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं इसका आंसर। नेविक की फुल फॉर्म जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि नेविक, यहां से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नेविक जो मिशन है ये किसके लिए है। तो ये है नेविगेशन के लिए। ठीक है, और नेविगेशन की फुल फॉर्म जो है वो है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टलेशन है उसका अर्थ तारामंडल होता है। तारामंडल यानी यहाँ पे खूब सारा एक ग्रुप होगा तारों का। इसी तरह से जो इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें भी 7 सैटेलाइट्स इन्वॉल्व होंगे। 7 सैटेलाइट्स, जिसमें 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी यानी वो अपनी एक पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे और नेविगेशन में हेल्प करेंगे। और 4 जो सैटेलाइट्स होंगे वो जियो सिंक्रोनस होंगे, यानी वो मूवमेंट करेंगे और नेविगेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर? तो नेविक, प्रश्न था हमारा कि नेविक की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन जो है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों जो प्रश्न यहाँ पे लिखा है ये ज़रूरी नहीं है कि वही आ जाए, इसकी इंटरप्रिटेशन और इसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आपको लेकर चलने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, विच कंट्री डिसाइडेड टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन? किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का फैसला किया है? दोस्तों पीछे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रशिया पहला ऐसा देश बना जिसने अफगानिस्तान को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। इसी तरह से फिलिस्तीन को भी मान्यता देने का काम फ्रांस ने किया है। ठीक है, अभी आधिकारिक तौर पर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम इसको मान्यता देंगे, यानी रिकॉग्नाइज करेंगे कि पैलेस्टाइन जो है वो अपने आप में एक देश है। क्लियर? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आर्टिकल 121 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोस्तों ये काफी चर्चा में रहा। ठीक है, 121 ये आर्टिकल अखबार में आया हुआ था। अगर आपको याद हो, खबरों में पीछे एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की खबर चली थी जहां पे एक जज के घर में जले हुए नोट प्राप्त हुए थे। ठीक है, उस जज जो जस्टिस थे उनका नाम जस्टिस यशवंत वर्मा था। तो अब चर्चाएं होने लगी, तो लेकिन हमारे संविधान का एक आर्टिकल ये कहता है कि
यहाँ पे किसी भी जज के कंडक्ट के बारे में, किसी भी जज के कंडक्ट के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आर्टिकल 121 इस तीसरे प्रश्न का हमारा आंसर है टू रिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए, टू रिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस। क्लियर। और यही जस्टिस यशवंत वर्मा है, आई थिंक इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का केस भी पार्लियामेंट में आने वाला है। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। चलिए यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द सेंटेनरी ऑफ राजेंद्र चोला वंस सेलिब्रेटेड। दोस्तों राजेंद्र चोल जो है, चोल वंश का एक महान शासक हुआ। ठीक है, और ये उन शासकों में था जिन्होंने श्रीलंका पे भी कब्जा किया। क्लियर। अब इनकी जो सेंटनरी है, शताब्दी मनाई गई है, ये मनाई गई है तमिलनाडु में। जैसे आपको पता है तमिलनाडु में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो जाके आए हैं और उन्होंने घोषणा की है कि राजेंद्र चोल और इनके पिताजी राजा राजा प्रथम, ठीक है, मैं इनका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, इनके पिताजी राजा राजा प्रथम, इनकी मूर्तियां बनाई जाएंगी केंद्र सरकार द्वारा। क्लियर है। तो चलिए यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और पांचवा प्रश्न हमारा है, व्हाट टाइटल डिड दिव्या देशमुख बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन। पहली महिला, भारतीय महिला बनी है जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। तो दिव्या देशमुख पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, थोड़े दिन पहले एक और भारतीय जो थे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और वो भी काफ़ी चर्चा में थे। उनका नाम था डी गुकेश। डी गुकेश ने पुरुषों का जो खिताब था वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, वो जीता था मैग्नस कार्लसन को हराकर, नॉर्वे के। क्लियर। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा छठा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय अरण्यकम नेचर फाउंडेशन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ गोल्डन जैकल्स इन केरला। गोल्डन जैकल, जैकल जो होता है सियार, हिंदी में सियार बोलते हैं, कुत्तों जैसे होते हैं ये। ठीक है, तो गोल्डन जैकल, यहाँ से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ से ये निकलता है कि गोल्डन जैकल्स जो हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो गोल्डन जैकल जो हैं ये है केरला में। अगला प्रश्न ये आ जाएगा कि गोल्डन जैकल्स पे स्टडी किसने की है। तो ये की है अरण्यकम नेचर फाउंडेशन ने। ठीक है, मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, अरण्यकम नेचर फाउंडेशन ने। अब इस, ये जो गोल्डन जैकल है, गोल्डन जैकाल, कई जैकाल बोलते हैं कई जैकल बोलते हैं, तो इनकी संख्या जो पाई गई है वो पाई गई है 20,000 से 30,000 के बीच में। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर विच, सातवां प्रश्न, फॉर विच वर्क डिड गीतांजलि श्री विन द पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 2025। गीतांजलि श्री ने किस कार्य के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता। तो चार ऑप्शन आपके पास, ये चार किताबें दी हुई हैं। पहली है द एम्प्टी स्पेस, बी ऑप्शन वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, सी ऑप्शन टॉम्ब ऑफ सैंड, और चौथी ऑप्शन है डी ऑप्शन क्रॉसिंग द रिवर। क्लियर। इसका सातवें प्रश्न का आंसर है हमारा वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। ठीक है, इस कार्य के लिए इनको अभी पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 दिया गया है। क्लियर। ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड आप देख रहे हैं, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये भी गीतांजलि श्री द्वारा ही लिखी गई है और इनके लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया था। ठीक है, इसके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला हुआ है।
टन बुकर प्राइस। वहीं अगर हम द एम्प्टी स्पेस की बात करें, ये है पीटर ब्रुक द्वारा लिखी गई, ठीक है, इट इज रिटन बाय पीटर ब्रुक। पीटर ब्रुक, बी यहां पे कैपिटल में आएगा। डन। अब अगले डी ऑप्शन की ओर देखते हैं। डी में भी यहाँ पे एक किताब दी हुई है, क्रॉसिंग द रिवर। क्रॉसिंग द रिवर इज रिटन बाय फाबिया डेम्बस्की। ठीक है, इट इज रिटन बाय फाबिया डेम्बस्की। क्लियर? आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, रिसेंटली एक पहले भी वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो हॉर्नबिल है ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, लेकिन रिसेंटली ये पाया गया केरला में। ठीक है, और इसीलिए ये चर्चा में था। और यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। क्लियर? यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये आप इस पे रिसर्च कीजिएगा। ये जो पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर जो है ये किसी नेशनल पार्क में बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आप मुझे मैसेज में जरूर टाइप करके बताइएगा कि कौन सा नेशनल पार्क है तमिलनाडु का जहां पे ये कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, व्हाट इज मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड? दोस्तों, ये खबर में इसलिए था क्योंकि मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल जो है उसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रेसिडेंट रूल कितने वक्त के लिए इंपोज किया जा सकता है, लगाया जा सकता है मैक्सिमम? तो दोस्तों, ये है 3 वर्ष। 3 वर्ष तक यहां पे किसी भी स्टेट में जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति जो है, हमारे संविधान के 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो राष्ट्रपति को ये इमरजेंसी के यानी जो आपातकाल है वो लगाने का अधिकार देते हैं। तो पहला है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352, अगर कोई किसी देश ने भारत पे आक्रमण कर दिया या यहाँ पे रेबेलियन कोई हथियारों के साथ यहाँ पे कोई विद्रोह कर देता है, तो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 352 को लागू कर देगा। ठीक है, दूसरा है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356, अगर किसी राज्य में किसी भी तरह की पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं रहती है, यानी जो सरकार है वो अल्पमत में आ जाएगी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ, तो वहां पे भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 360, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये अभी तक नहीं लगी है। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमरजेंसी भारत में आज तक नहीं लगी है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में आज तक नहीं लगी है। ठीक है, इसके अलावा एक आर्टिकल 365 होता है। आर्टिकल 365, जैसे आपको पता है कि भारत का जो प्रजातंत्र है वो एक केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, मेन जो है यहाँ पे केंद्र सरकार है। ठीक है? तो अल्टीमेटली यहाँ पे
अगर कोई राज्य केंद्र की बात नहीं मानता है, केंद्र की डायरेक्शंस को नहीं फॉलो करता है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन 3 आर्टिकल्स के साथ साथ एक आर्टिकल हमारा 365 है, जहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की बात होती है। ठीक है, यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहां से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिनट, अगला प्रश्न है 10वां। एन अर्थक्वेक ऑफ 8.8 ऑन अ रिक्टर स्केल अकर्ड इन विच लोकेशन। ठीक है, तो दोस्तों 8.8 रिक्टर स्केल पे जो भूकंप आया है वो है कामचैटका में। कामचैटका जो है रशिया में है, और इसकी वजह से बहुत सारे देशों ने सुनामी की आशंका जाहिर की थी नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। ठीक है, तो कामचैटका जो है 2011 के बाद इतनी तीव्रता वाला भूकंप ये पहली बार आया है। ठीक, तो चलिए यहां से 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज एनालॉग मिशन लॉन्च्ड इन सोकार वैली लद्दाख। लद्दाख की सोकार वैली में लॉन्च किए गए इसरो के एनालॉग मिशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इसरो ने ये डिसाइड किया है कि हम मंगल ग्रह पे मनुष्यों को भेजेंगे, तो उसकी तैयारी के लिए ये एक 10 दिन का प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया है मिशन को। बेसिकली मंगल ग्रह की कंडीशंस कैसी हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इसरो का ये मानना है कि लद्दाख की कंडीशंस और मंगल ग्रह की कंडीशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती होंगी। तो हमारी बॉडी को एक ऐसा वातावरण में ढालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है, और इस मिशन का नाम है होप। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो, ये जो होप मिशन इसरो ने चलाया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। तो ये एनालॉग मिशन है होप मिशन, जो कि इसरो द्वारा चलाया गया है। क्लियर है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया 71st। तो यहाँ पे प्रश्न है कि विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म एट 71st फिल्म फेस्टिवल। 71वें फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। आपकी ऑप्शन है पठान, जवान, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ट्वेल्थ फेल। दोस्तों इसका आंसर है ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ फेल को 71वें फिल्म महोत्सव में सबसे बेस्ट मूवी का पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल से ही अगला प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर एट 71st फिल्म फेस्टिवल। 71वें फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका आंसर है शाहरुख खान। शाहरुख खान को जवान पिक्चर के लिए दिया गया, और विक्रम मैसी को ट्वेल्थ फेल के लिए। क्लियर, बहुत अच्छी मूवी है, आपको देखनी चाहिए। 14वां पेनल्टीमेट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज अवॉर्डेड द बेस्ट एक्ट्रेस एट 71st फिल्म फेस्टिवल। 71वें फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये है दोस्तों रानी मुखर्जी। ठीक है, तो रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और यहां से हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। और आखिरी प्रश्न जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, और जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जब भी कोई संगठन बनता है तो नेचुरली है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेगा, बिजनेस डेवलपमेंट की बात करेगा। तो इसका ऑप्शन है ए, टू बॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स बाय फोस्टरिंग कनेक्टिविटी। मेन यहाँ पे ये है कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब चाइना का एक इनिशिएटिव है जिसको आप BRI के नाम से जानते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो
इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। चाइना का जो रोड वो है, मिशन चाइना ने जो चलाया हुआ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ये किसका प्रोजेक्ट है? तो चाइना का। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे मिडल ईस्ट के देश, इंडिया और यूरोप के देश वो एक गलियारा बनाना चाहते हैं, जिसमें एयर रूट, लैंड और समंदर के रास्ते, ठीक है, यहाँ पे तीनों इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 15 प्रश्न पूरे होते हैं। आई होप आपके ये काम आएंगे किसी न किसी एग्जाम में। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो, हमारे जो वीडियोस हैं वो आपके काम आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है ये काम आएंगे, तो आप लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन अपने दोस्तों को दबाने के लिए बोलिए, और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे चैनल को देख तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी उन सभी को रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्वाइन करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।